चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, जो कि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ संविधान की अगर बात करें हम, तो संविधान में ऐसे कई सिद्धांत जो है सूत्रबद्ध किए गए हैं जो कि हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के माध्यम से परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है और यह अधिकार जो है सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। जहाँ पर हाँ हसियाई जो तत्व है उसकी बात है, तो उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से जो है इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकार पर जोर देकर सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया, और दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। और आज की डेट की अगर बात करें तो आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, महिलाएं एवं अन्य जो समूह हैं, यह मांग कर रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर अधिकार मिलने चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इन सभी पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा जो है, सरकार की ओर से कई तरह के नीतिगत जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, और संविधान में उनके अधिकारों पर क्षेत्रों के लिए विशेष अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है, जिनके अंतर्गत हम अभी बात करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं संविधान के अंतर्गत भाग नंबर 10 और अनुच्छेद नंबर 244 की। तो इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में जिन्हें जो है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र नामित किया गया है। प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना यहाँ पे की गई है। संविधान की 5वीं अनुसूची की अगर बात करें यहाँ पे, इसमें राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा बाकी सभी राज्यों की यहाँ पे बात की जाती है। और यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 244 का एक यहाँ पे इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। संविधान की 6ठी अनुसूची की अगर बात करें हम, तो 6ठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्य, जो कि हम देख सकते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके प्रावधान हमको देखने को मिलते हैं अनुच्छेद नंबर 244 के 2 के अंतर्गत। ठीक है, जनजातीय क्षेत्र जो आते हैं इनके प्रशासन से संबंधित ये चीज़ें देखने को मिलती है। हम देख सकते हैं, देखिए हाँ, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको अन्य जो राज्य है उनकी तुलना में अनुसूचित क्षेत्रों के साथ भिन्न रूप में व्यवहार किया जाता है, क्योंकि वहाँ निवासी जो आदिम व्यवस्था में रहते हैं और वे सामाजिक व आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े होते हैं, उनके उत्थान व विकास के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। इस कारण जो है राज्यों में चलने वाली जो सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होती, और केंद्र सरकार को की जो है इन क्षेत्रों के प्रति काफ़ी अधिक जिम्मेदारी होती है। तो हम बात करें यहाँ पे 5वीं अनुसूची में वर्णित प्रशासन की कुछ विशेषताएं, तो इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलता है, पहला, अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा। राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी भी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने, साथ में उसको घटाने, उसकी सीमा में परिवर्तन करने और इस प्रकार से नामों में भी बदलाव का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा होता है केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति। तो राज्य की कार्यपालिका की अगर बात करें तो उसकी शक्ति का विस्तार राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में जो है निर्देशित और जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार को इन क्षेत्रों में समुचित ढंग से प्रशासन चलाने के लिए बाध्य करता है। अनुसूचित क्षेत्र वाले जो राज्य है उनके लिए राज्यपाल पर विशेष जिम्मेदारी भी होती है। इसके अलावा जनजातीय सलाहकार परिषद की बात करें यहाँ पे, तो ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन अनिवार्य रूप से किया जाता है, और यह परिषद अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उत्थान से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह देगी जो राज्यपाल द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। जैसे कि राज्यपाल को परिषद के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं संख्या को निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। जनजातीय परिषद सलाहकार जो परिषद होते हैं उसमें अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 3/4 सदस्य राज्य की विधानसभा में शामिल अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों में से जो है लिए जाएंगे। इसके अलावा हम देखें तो देखिए यहाँ अनुसूचित क्षेत्रों में जो लागू विधि है उसकी बात करें यहाँ पे, तो राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को जो है अनुसूचित क्षेत्रों में लागू ना करे, और या तो कुछ परिवर्तन व अपवाद स्वरूप उसे लागू कर सकता है। तो राज्यपाल की बात करते हैं तो अनुसूचित क्षेत्रों में शांति व सुशासन हेतु सरकार के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार विमर्श का नियम बना सकता है राज्यपाल। वह संसद के या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम में संशोधन या निरसन कर सकेगा जो क्षेत्र पर लागू होने वाले हो। राज्यपाल कोई भी नियम या विनियमन तब तक नहीं बना सकता जब तक कि जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार विमर्श नहीं कर लेता। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको देखने मिलता है 6ठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन की कुछ विशेषताएं होती है। जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया। राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या फिर पुनर्स्थापित करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। अगर स्वशासी जिले में विभिन्न जनजातियाँ हो तो राज्यपाल जिले को विभिन्न स्वशासित प्रदेशों में विभाजित कर सकता है। ठीक है, और प्रत्येक स्वशासित जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जो कि 30 सदस्यों से मिलकर बनी होगी, जिनमें
राज्यपाल द्वारा 4 सदस्य को नामित किया जाता है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है और शेष जो 26 है वो वयस्क मताधिकार के तौर पर निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये हमारे कंप्लीट रूप से यहाँ देखिए हमने 5वीं अनुसूची में वर्णित चीज़ें देख ली हैं और यहाँ पे हमको आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है, झारखंड देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इसके अलावा राजस्थान, तेलंगाना देखने को मिलता है। और छठी अनुसूची की अगर बात करें यहाँ पे, तो छठी अनुसूची के अंतर्गत आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम देखने को मिलता है। तो यहाँ जो है आप देख भी सकते हैं इनके बारे में, ठीक है, कौन कौन सी जनजाति यहाँ पे देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं हम इनके जो है क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में। तो अभ्यास प्रश्न जो होंगे पिछले ईयर्स में पूछे गए आईएएस पीसीएस में जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। दूसरा हम मॉडल क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जो है जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण जो है अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है 5वीं अनुसूची। ठीक है, यहाँ देखिए भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 है। और संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में उपबंध यहाँ पे किए गए हैं। इस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतःकरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। इस अनुसूची के अनुच्छेद 6(1) के अनुसार अगर बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा इस सूची के अनुच्छेद 6(2) के अनुसार राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में वृद्धि या पुनर्परिभाषित भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए। तो इसका राइट आंसर भी आपको 5वीं अनुसूची देखने को मिलेगा। इसमें अगर देखें तो देखिए ये आपको जो है अनुसूची तो हमने देख ली है। और यहाँ देखिए छठी अनुसूची में आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में दिया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में 3 सूचियाँ दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी जिसमें भूमि से संबंधित जो है चीज़ें दी गई है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। तो राइट आंसर भी हमारा यही होगा, ए नंबर का। तो देखिए कुल जो है 12 अनुसूचियाँ है और 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है। छठी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में यहाँ पे जो है पूरा जो प्रशासन का प्रावधान करती है। और मूल संविधान में हमको देखने मिलता है 8 अनुसूचियाँ थी। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार जिसे पेशा के रूप में जानते हैं, पेशा जो एक्ट है 1996 के, इसके अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका शक्ति हो सकती है। तो देखिए ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है, बिल्कुल सही। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए जो है यहाँ पे खनन का पट्टा तथा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक होती है। तीनों यहाँ पे सही है, यानी कि ये सभी यहाँ पे राइट आंसर होंगे। तो जो पेशा एक्ट है 1996 इसके अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में श्रमिक का हस्तांतरण रोकने की शक्ति तथा इसके पास वनोपज लघु वनोपज का स्वामित्व है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा तथा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु या ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, किसी जाति तथा जनजाति की जो है जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति जो होती है संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी होता है। तो ये पावर जो होती है ओनली भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, तो ये जो है 338 का किसी जनजाति को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल किया गया जाए और इसके बारे में जो है राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ठीक है, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को विनिर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है देखिए 338 के तहत अनुसूचित जाति आता है, मतलब एससी, और 338 का के तहत जो है एसटी वाला आता है, यानी कि अनुसूचित जनजाति वाला जो है आयोग यहाँ पे देखने को मिलता है, राष्ट्रीय आयोग, यानी कि एससी आयोग और एसटी आयोग यहाँ देखने को मिलता है। तो ये हमको देखने को मिलता है। इसकी स्थापना जो है मतलब हम देख सकते हैं, देखिए इससे पूर्व अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एक ही आयोग था जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी, परंतु बाद में जो है 89वां संविधान संशोधन 2003 में आया, तो इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो आयोग है उसको अलग अलग यहाँ पे कर दिया गया। मतलब एससी कमीशन आपको देखने मिलता है, राष्ट्रीय एससी कमीशन 338 में, और राष्ट्रीय एसटी कमीशन आपको 338 का में देखने को मिलता है।
निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुसूची के तहत जनजाति सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ये जो है अनुसूची कौन सी है? शेड्यूल 5वीं अनुसूची हमको देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो है ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र वहाँ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना अनिवार्य रूप से किया जाता है, और यह परिषद अनुसूचित जनजातियों के कल्याण उत्थान से संबंधित ऐसे विषय पर सलाह देगी जो राज्यपाल द्वारा निर्देशित किया गया है। राज्यपाल को परिषद के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं संख्या को निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जनजाति सलाहकार परिषद में अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 3/4 सदस्य राज्य की विधानसभा में शामिल अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के रूप में जो है सदस्यों में से लिए जाएंगे। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किए गए हैं? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 244। 244 के 1 और 244 के 2 हमने अभी देखे थे। तो देखिए अनुच्छेद नंबर 244 में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र है उसके प्रशासन के बारे में प्रशासन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 338 व 338 का में क्रमशः अनुसूचित जाति आयोग एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के उपबंध किए गए हैं। संविधान के 300 जो आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है संविधान की 6वीं अनुसूची में जो है किन राज्यों के बारे में यहाँ पे प्रशासन संबंधी उपबंध किए गए हैं? तो यहाँ देखिए 6वीं अनुसूची में 4 राज्य है, असमी मैत्री यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये हमको देखने को मिलता है ए नंबर का राइट आंसर है। और टोटल हमको पहले मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, फिर 12 हो गई। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है जिसके अंतर्गत 4 राज्यों को छोड़ दिया जाता है, और 4 राज्य हमको देखने को मिलते हैं 6वीं में, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध 6वीं अनुसूची में देखने को मिलते हैं। 5वीं अनुसूची के जो है राज्य व सम्मिलित क्षेत्र के संदर्भ में सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ देखिए हमको देखने को मिलेगा, एक तो है राज्य और दूसरा क्षेत्र है। तो झारखंड की अगर बात करते हैं पाकुड़ हमको देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ हमको बस्तर के अंतर्गत देखने को मिलता है। बस्तर मतलब छत्तीसगढ़ में बस्तर देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको झाबुआ देखने को मिलता है। उड़ीसा में आपको कालाहांडी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमको बी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख भी सकते हैं। और ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के 10 राज्यों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है और तेलंगाना। इन 10 राज्यों को यहाँ पर शामिल किया गया है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो ये तो था हमारा कंप्लीट रूप से कुछ अनुसूचित क्षेत्र जो जिसके अंतर्गत हमने ओवरव्यू देखे इसके संबंध में, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। इतना ही इसमें था, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो है ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सीक्वेंस में PDF और लेक्चर जो है क्रमशः वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको MPSC का फुल कोर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट रूप से डिटेल में। तो आप उसको भी जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।